नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी ने वो जो पिछली क्लासेस हैं दो आपने ज़रूर देख ली होंगी। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज जो है आपकी थर्ड क्लास है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्लास थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लास थर्ड का, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड। तो परिवार में गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह का अभाव या फिर पारिवारिक क्लेश। तो कौन सा जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में नींद आना। ठीक है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा प्रस्तावित एक प्रकार की वृद्धि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पर्पस ऑफ गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए है सांगीतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि या फिर सृजनात्मक बुद्धि। तो कौन सी जो है गार्डनर द्वारा प्रस्तावित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बालक पहले अपने हाथ को और फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। A child first learns to move his hand, then his finger, and then hand and fingers together. Which principle of growth and development does the example of illustrate? ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य से विशेष का सिद्धांत। क्या है? सामान्य से विशेष का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी बजने पर लार आने की अनुबंधी प्रतिक्रिया का धीरे धीरे लुप्त होना है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व द ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ऑफ द कंडीशन सेलिवेशंस रिस्पॉन्स टू रिंगिंग ऑफ द बेल। पुनर्बलन, सहज पुनर्प्राप्ति, सामान्यकरण या फिर परिसमाप्ति। रेनफोर्समेंट, इजी रिकवरी, जर्नलाइजेशन या फिर लिक्विडेशन। तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लिक्विडेशन यानी कि परिसमाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विद्यालय आधारित आंकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका शिक्षा के बोर्ड की जवाबदेही को हल्का करता है, यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड हासिल करने में रुकावट डालता है, सभी छात्रों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, या फिर छात्रों और शिक्षकों को गैर गंभीर सामयिक बनाता है। तो विद्यालय आधारित आंकलन कौन सा है इसमें से। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सभी छात्रों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है। हेल्प ऑल स्टूडेंट टू लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विकास है यानी कि डेवलपमेंट इज, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, अधिगम, लर्निंग, क्षमताओं का संश्लेषण या फिर उपरोक्त सभी। तो विकास है किस चीज का बताओ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव, मैच्योरिटी का भी, लर्निंग भी और सिंथेसिस ऑफ कैपेबिलिटी। अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर होंगी तो क्या है, डेवलप्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट इज मींट बाय सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए है आपका सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है।
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञात्मक विकास के चरणों पर ध्यान केंद्रित करते समय पियाजे किस प्रकार पर विचार करने के लिए असफल रही? जैविक परिपक्वता, प्रतिभा, उपस्थिति या फिर सांस्कृतिक समायोजन? What did Piaget fail to consider when focusing on the stage of cognitive development? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक समायोजन, कल्चरल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप? महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन के प्रति जागरूक होती हैं, महिलाएं जिम्मेदारी बस चालक हैं, या फिर महिलाएं पालन पोषण करती हैं? तो कौन सा कथन लैंगिक रूढ़ियों में चुनौती देता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाएं जिम्मेदार बस चालक हैं, यानी कि वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह डैश होगी, यानी कि एजुकेशन विल बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज पाठ्यक्रम केंद्रित, यानी कि सर्कुलम ओरिएंटेड, शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड, छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड, या फिर समाज केंद्रित, कम्युनिटी ओरिएंटेड? तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वो क्या होगी? जब छात्र केंद्रित होंगी, जब स्टूडेंट सेंटर्ड होंगे, तभी शिक्षा जो है सार्थक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है चिंतन के बारे में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग? ऑप्शन नंबर ए है, चिंतन चित्र और भाषा का उपयोग करता है, चिंतन सूचना प्रसंस्करण का एक रूप है, चिंतन संज्ञात्मक प्रक्रिया का एक समुच्चय, या फिर चिंतन और भाषा असंबंधित है? तो चिंतन के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन और भाषा असंबंधित है। थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे अच्छा निर्धारण किया जा सकता है। अ पर्सन पर्सनैलिटी कैन बी बेस्ट डिटरमाइंड बाय? एक अनुसूची की सहायता से, एक निष्पादन परीक्षण की सहायता से, एक प्रक्षेपी परीक्षण की सहायता से, या फिर एक सर्वेक्षण विधि की सहायता से? तो सबसे अच्छा निर्धारण जो है एक व्यक्ति का के व्यक्तित्व का कैसे किया जा सकता है? सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। चलो इसका आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी? कोहलबर्ग के बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकास है। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना था, या फिर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए थे? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम जो है बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर हिंडरिंग लर्निंग? ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा, अकेंद्रित भावना, अवधान, या फिर रुचि? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर हिंडरिंग लर्निंग? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इगोसेंट्रिक फीलिंग, यानी कि अकेंद्रित भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात एवरी लर्नर इज यूनिक। कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचि और कौशलों में समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी है, अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते, न ही उभयनिष्ठ लक्ष्यों को साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्याचार्य संभव नहीं है, या फिर एक विषममांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं को की क्षमता को विकसित करना
असंभव है। तो प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों और कौशलों में समान नहीं होते। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक समावेशी कक्षा वह है। एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज वन वेयर। ऑप्शन नंबर ए है मूल्यांकन तब तक दोहराया जाता है जब तक कि प्रत्येक शिक्षार्थी न्यूनतम ग्रेड प्राप्त नहीं कर लेता। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक केवल निर्धारित पुस्तकों को पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अधिक से अधिक समस्याओं को हल करने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। या फिर शिक्षक हर शिक्षार्थी के लिए विविध और सार्थक शिक्षण अनुभव उत्पन्न करते हैं। तो एक समावेशी कक्षा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक हर शिक्षार्थी के लिए विविध और सार्थक शिक्षण अनुभव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे अवधारणाओं को सीखकर उनके साथ उपनाम कैसे संलग्न करते हैं? हाउ डू चिल्ड्रन लर्न कंसेप्ट एंड अटैच निकनेम्स टू देम? ऑप्शन नंबर ए है आपका भौतिक दुनिया के साथ सीधे संपर्क से। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक स्थितियों से जहां भाषा सीखने की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर सी है आपका सामाजिक परिस्थितियों से जहां भाषा एक निश्चित भूमिका निभाती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे अवधारणाओं को सीखकर उनके साथ कैसे संलग्न करते हैं? सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक दुनिया के साथ सीधे संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? ऑप्शन नंबर ए है कैटल का कल्चर फेयर टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी है कॉर्नेल कॉक्स स्केल। ऑप्शन नंबर सी है भाटिया बैटरी टेस्ट, या फिर कोहो का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। तो कौन सा जो है बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन प्रशिक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नेल कॉक्स स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समयग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? इफ अ टीचर फाइंड्स अ स्टूडेंट बीइंग प्रॉब्लमैटिक इन द क्लासरूम, व्हाट शुड बी ही और शी डू? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए। बच्चे को दंड देना चाहिए, या फिर बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। अगर आप खुद को रख के देखो कि अगर आप एक टीचर हो, कक्षा में एक स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम में है, तो क्या करोगे आप उसके साथ? तो ये भी आप अपना कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, आंसर ज़रूर करेंगे इसका भी आप कमेंट बॉक्स में, एक 13th क्वेश्चन का और एक 19th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धी कार्यक्रम नहीं है? पाठ्यक्रम में समृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है आपका वर्ग उन्नति, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, या फिर विशिष्ट आवासीय विद्यालय। तो कौन सा प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए समृद्धि कार्यक्रम नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट आवासीय विद्यालय। क्या है? अवशिष्ट विशिष्ट आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकता है। टीचर कैन यूज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जाने, नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जाने और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करें। ऑप्शन नंबर सी है आपका आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करें और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करें। या फिर बच्चों की प्रगति की निगरानी करें और उनके सीखने के अंतराल के भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करें। तो शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा?
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जाने। नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। ठीक है, सीखने के और जो आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वह शक्तियाँ जो है प्रभावी और स्थितियों को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करते हैं। रेफर्स टू द एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशन दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उद्दीपन, आनुवंशिकता, वंशानुक्रम या फिर परिवेश। स्टिम्युलेशन, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस या फिर इन्वायरमेंट। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इन्वायरमेंट, परिवेश। Environment refers to external forces, influences and conditions that affect individual growth and development. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जब किसी समस्या के एक से ज़्यादा संभावित समाधान होते हैं तो उसे चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो समस्या के लिए संभावित समाधान बनाती है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, विचारात्मक चिंतन या फिर समालोचनात्मक चिंतन। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा में शिक्षक को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों का प्रारंभिक ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इस मामले में सीखने के कौन से नियम लागू होते हैं। तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्रॉम्प्टनेस, रूल ऑफ स्टडी अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सिस्टेशंस, उत्तेजना की तीव्रता का नियम। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ प्रॉम्प्टनेस, तत्परता का नियम। तो कक्षा में शिक्षक को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है तत्परता का नियम ही आकर्षित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित अधिगम के लिए कुछ दिशा निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पढ़ना, लिखना, सुनना, विचारों को सोचना, मल्टीमीडिया का उपयोग कर चर का निर्माण करना या फिर प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना या फिर चर्चाएं, निश्चित संख्या में परीक्षण, सहकारी शिक्षण। तो बताओ, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना करना का निर्माण करना और बार बार परीक्षण करना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों के मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अन्य दिव्यांगता की तुलना में अधिगम दिव्यांगता अक्षमता की समस्या अधिक जटिल क्यों है। वाई इज द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए है आपका सामान्य परीक्षण लागू करके इसके कारणों को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, यह व्यवहार की समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है, या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य परीक्षण लागू करके इस कारणों को आसानी से पता नहीं लगाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक और शिक्षार्थियों के असफलता के सूचक, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या फिर कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करके अच्छे अवसर हैं। तो क्या गलतियां और त्रुटियां शिक्षार्थियों की। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अनुभूति और भावनाओं के बीच का क्या संबंध है। एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दिशात्मक भावनाएं अनुभूति को प्रभावित करती हैं, एक दिशात्मक अनुभूति भावनाओं को प्रभावित करती है, द्विदिशात्मक दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया है। तो अनुभूति और भावनाओं के बीच क्या संबंध है। ये जो है द्विदिशात्मक दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29।
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर रणनीति है? अधिकतम छात्रों को शामिल करते हुए एक अधिक जटिल चर्चा करना, छात्रों को शामिल करने वाले शिक्षक द्वारा अभिव्यक्ति, सहकारी शिक्षण और सहकर्मी शिक्षण, या फिर शिक्षण के लिए योग्यता समूह। तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी बेहतर रणनीति है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी शिक्षण और सहकर्मी शिक्षण। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वायदा किया है, इसका क्या अर्थ है? आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, गणितीय प्रेरणा यानी कि मैथमेटिकल इंस्पिरेशन, या फिर आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों ही, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर बाह्य प्रेरणा एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो बताओ, एक छात्र अगर बोर्ड परीक्षा में कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिताजी ने उसको कहा कि तू अच्छे अंक लेके आ तो तेरे को क्या दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, ऐसा उन्होंने एक प्रॉमिस किया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक बाह्य प्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना। तो आज की क्लास जो आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जो है आपने एक तो 13th क्वेश्चन और एक 19th क्वेश्चन दोनों का आंसर ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। तो थैंक यू।